मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहती हैं कि बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर, यहाँ मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहां लेट जा, क्योंकि हमारे 2 ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश था। मैं अपनी चाची की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने प्रीति की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रीति भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि प्रीति भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बारी में उसकी ले ली। मेरी चाची की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें ऐसा कह दिया तो कहीं वह चाची को ना बता दे। आज तक मैंने चाची की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थी। हम जॉइंट फैमिली थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती का काम करते थे और वे ज्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी चाची और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थीं। मेरी चाची का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। मेरी चाची की 2 बहनें थीं। चाची की उम्र 28 साल थी और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 24 साल थी। चाची की बहन को तो मैंने चाचा के शादी वाले दिन ही अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त चाची ने मुझे बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी को यहाँ आना है और वह उसे लेकर आ जाए। बस फिर मैंने यह सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही चाची से पूछ लिया कि चाची, आपके घर वालों को भी आना है? चाची ने कहा, नहीं, उनको नहीं आना, क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है, इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा कि मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है तो जरूर आऊंगी। जब वह बस स्टैंड पर जाएंगे तो तुम उन्हें ले आना। मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया है, बस स्टैंड पर आकर वह तुम्हें फोन कर देंगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी पेंट शर्ट निकालकर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं चाची की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेसब्री से उनके फोन आने का इंतजार कर रहा था। मुझे यह था कि वह जल्दी से मुझे फोन करें और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और उन्हें गले लगाऊं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपनों में ही सोच सकता था, असल में मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फोन बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे इतना ज्यादा चाहत था कि मैंने बाथरूम में ही फोन ले लिया। मुझे यह था कि अगर उन्होंने मुझे फोन किया और मेरा फोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वह गुस्सा ना हो जाए और फोन करके चाची को ना बता दे। बस इसी वजह से मैंने फोन बाथरूम में ही ले गया। मैं जल्दी से नहा के अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था जिसे मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वह परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने चाची की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज्यादा चाची की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी, और आज मुझे उनके साथ कई बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फोन आया। मुझे पता था कि यह किसका नंबर है, क्योंकि चाची की बहन के अलावा मुझे कोई फोन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जल्दी से फोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज सुनकर सच में वह चाची की बहन ही थी। उन्होंने कहा, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूं, मुझे आकर ले जाओ। इतनी सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतजार करें, मैं अभी आया, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। यह कहते हुए उन्होंने फोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, पर मैं फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी चाची की बहन को लेने चला गया। मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखकर, क्योंकि आज मुझे उन्हें काफी समय बाद देखना था।
चाची की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहां से मैं काफी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फोन पर बात करते। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर, 10 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा तो चाची की बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई हुई थी। कटिंग करवाने के बाद वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वह पूरी आग लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखता ही रह गया। वह दूध से भी ज्यादा सफेद थी। वह जितनी सुंदर थी, मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका बैग पकड़ लिया और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। मैंने उसका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे बैठ गया। वह भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तो उन्हें छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकतें की ताकि वह मुझे खुद छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था, उस समय मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि अगर कोई भी टहलते हुआ भी जाता, मेरे साथ चला जाता, तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं चलकर चली जाती। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वो बोली, आपसे ज्यादा तेज तो मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा था। वह भी हंस रही थी और हंसते हुए वह कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वह शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई। खुशी के साथ वह एक दूसरे से गले मिलने लगी। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन चाचे के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने बलजीत को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि राहुल की मासी पहले तैयार हो जाए ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसे फीलिंग लड़कियां लेती होंगी, लेकिन मैं जैसी फीलिंग ले रहा था वह अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वह बहुत ज्यादा कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने नीला रंग का सूट पहना है, तो मैंने भी उसी समय नीली शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी यह कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि चाची की बहन को भी वही रंग पहनना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। खैर, सभी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे। लेकिन इस बात को चाची की बहन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय चाचे का बेटा मेरे साथ ही सोया, क्योंकि वह शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए ले लिया था। मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वह जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊं। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, उन्हें अपनी मौसी के साथ ही सोने दो, मैं बाहर बरांडे में लेट जाऊंगा। इसके बाद बलजीत अपनी मानसी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर बरांडे में अपना मन ढककर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वे आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद दिन निकल ही जाएगा। मैं अभी फोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी चाची मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ।
ये सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चाची बोली, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया तुम? चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना। उसी समय चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा राहुल अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय चाची ने अपनी बहन को जगाया और कहा, राहुल को थोड़ा साइड करके ले ले, इसे बीच में इसको को भी रख लो। मैंने देखा बाहर ठंड में कांप रहा था। वह मचलते हुए अपनी आंखों से अपने भांजे की ओर देखने लगी और मैं अब बिस्तर के कोने में लेट गया। हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि राहुल बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में प्रीति लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं प्रीति के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन प्रीति के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी? मेरा मन तो शरारत करने का कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत प्रीति करे। शायद ऊपर कोई मेरी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे यह जानने में देर नहीं लगी कि यह पैर किसका है, क्योंकि राहुल तो साइड में लेटा था और बीच में प्रीति थी। जैसे ही प्रीति ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू न रखते हुए जल्दी से अपना हाथ प्रीति के चादर पर रख दिया। मैंने अपने हाथ को इस तरीके से रखा कि उसे यह महसूस हो कि मैं नींद में यह सब कर रहा। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे यह अंदाजा हो गया कि वह अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे यह महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है, और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ से उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहली हरकत उसे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह की सोच मैं कर रहा था, वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलटकर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक लड़का था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और वह हरकत कर बैठी, जिससे मैं भी अपना होश खो बैठा। फिर प्रीति ने मुझे वह सुकून दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और प्रीति भी बहुत खुश थी। हम सारी रात साथ में सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। 1 हफ्ते हमने बहुत मस्ती की और 1 हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस 1 हफ्ते को अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि उस हफ्ते उसने मुझे बहुत खुशी दी थी, जो मैं कभी नहीं भुला सकता। जिस दिन मुझे नौकरी मिली, उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी चाची की बहन के साथ शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी चाची को बता दिया, चाची, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी चाची को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। चाची ने अपने घर के साथ भी बात की और उन्होंने भी मान लिया। अब 1 महीने बाद हमारी शादी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। अब हम अपनी जिंदगी के पूरे नज़ारे लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मालिक, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मालिक पर तो जुनून सवार था। वह इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने कहा, जितने पैसे चाहिए ले लो, पर आज मुझे मत रोको। मेरे मालिक 60 साल के बूढ़े इंसान थे, लेकिन दिल अब भी उनका जवान था। वह रोज मुझे 500 देते और कहते कि मेरे पैरों की मालिश कर दो। मैं खुशी खुशी ये काम कर देती। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तो मालिक ने मुझे कमरे में बुलाया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे 1000 देकर कहा, आज मेरे पूरे बदन में दर्द है, मेरे बदन की मालिश कर दो। मैंने सोचा, ये बूढ़े इंसान है, मालिश कर देती हूँ। पर जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े उतारे,
मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि उनका इरादा तो बहुत कुछ था। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुमन है और मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। मेरे 2 भाई हैं, वह मुझसे बड़े हैं। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरीके से हमारा पेट पालते थे और मेरे भाई भी बहुत ही कम उम्र से काम करने लगे थे। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, पर 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैं पढ़ाई छोड़ चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा स्कूल से नाम कटवा दिया था। मैंने माँ से कहा कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हमारे हालात सुधर जाएंगे, पर मेरी माँ ने एक न सुनी और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने मुझे एक घर पर काम पर लगा दिया था। अब मैं जवान हो रही थी और मेरे मालिक के घर पर मेरे 60 साल के बूढ़े मालिक गोरेलाल अपने बेटे और बहू और पोते के साथ रहते थे। उनका पोता 15 साल का था। उसका नाम पंकज था। पंकज मुझसे बस 2 साल बड़ा था। कभी कभी मैं उसके साथ बात करती तो पंकज की माँ गुस्सा हो जाती और कहती कि यह तो काम वाली है पंकज, तुम इससे दूर रहा करो। पर फिर भी जब भी मौका मिलता पंकज मुझसे बात करता था। उसने मुझसे पूछा था कि तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आती हो। मैंने कहा, हम बहुत ही गरीब हैं और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर काम पर लगा दिया। मेरा काम पंकज के दादा की सेवा करना था। मैं दिन भर घर पर रहती और मालिक की सेवा करती। मालिक 60 साल के थे, पर देखने में 40-45 साल के लगते थे। उनका शरीर बहुत हट्टा कट्टा था। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब मैं जवान होने लगी थी। मेरा शरीर निखरने लगा था और मेरे अंदर जवानी उमड़ने लगी थी। पंकज भी अब बड़ा हो चुका था और कभी कभी मौका मिलता तो वह मुझसे बात करता था, पर उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम दोनों आपस में बातें करें। अगर वह देख लेती तो मुझे बहुत डराती थी। एक दिन मुझे मेरे मालिक ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पैरों में आज बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 1000 रुपए दिए और कहा कि मेरे पैरों की अच्छे से मालिश कर दो। मैं काफी खुश हो गई थी, क्योंकि ये पैसे हमारे लिए बहुत मायने रखते थे। दिन भर मालिक के घर रहने के बाद भी मेरी सैलरी सिर्फ 6000 थी। मैं मालिक की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी, पर आज तक मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले थे। पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले, वरना मेरे पैसे तो मेरी माँ ही रख लिया करती थी। मैंने तेल लिया तो गोरेलाल मालिक ने अपनी धोती ऊपर उठा ली। मुझे वह बहुत ही अजीब लगा, पर वह ठहरे बुजुर्ग इंसान। यह सोचकर मैं उनके पैरों की मालिश करने लगी। वह आंखें बंद करके आराम से लेटे हुए थे। करीब 1 घंटे तक मैंने उनकी मालिश की थी। उसके बाद मैं वहां अपने घर पर आ गई। अगले दिन मैं काम पर गई तो शाम के बाद फिर से गोरेलाल मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा कि बेटा, कल की तरह आज भी मेरे पैरों की मालिश कर दो, और फिर से मुझे 500 दिए। और अब ऐसा रोज रोज होने लगा था। रोज मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते और मुझे यह काम करवाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी और मेरी जान निकल गई। मैंने जो देखा था, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं सिर्फ 14 साल की थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन मालिक ने मुझसे कहा था कि मेरे घुटनों और पैरों की अच्छे से मालिश कर दो, पर जब उन्होंने धोती उठाई तो मेरी आंखें फटी रह गई। जब मालिक की घुटनों की मालिश कर रही थी तो मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ गई कि उसे देखकर ही मेरे होश उड़ गए थे। मैं अंदर ही अंदर काफी घबरा गई थी। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की थी? वह मुझसे चाहते क्या हैं? अब मेरे दिमाग में शक पैदा होने लगा था। कोई भी इंसान सिर्फ पैरों की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? जरूर उनका कोई गलत मकसद है। गोरेलाल मालिक मेरी तरफ देखने लगे। शायद वह मेरा रिएक्शन नोट कर रहे थे। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मन कर रहा था कि वहां से अभी के अभी भाग जाऊं, पर मजबूरी में उस दिन मैंने उनके घुटनों और पैरों की मालिश की। लेकिन उन्होंने अपनी धोती जिस तरह से उठाई थी, मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था और वह अजीबोगरीब आवाज करते रहे। इसी तरीके से 1 घंटा काटने के बाद मैं पसीना पसीना हो गई थी और दौड़ते हुए अपने घर चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अब यह काम नहीं करना चाहती। मैं रोने लगी थी। मेरी माँ ने कहा, इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम 5 लोग थे
और पांचों के पांचों काम करते थे और हमारे घर पर टीवी, फ्रिज सब कुछ था। हमें नीचे जमीन पर नहीं सोना पड़ता था क्योंकि हम पांचों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल रहा था। फिर भी मेरी माँ और पापा के लालच खत्म ही नहीं होते थे। मैं उन्हें बता नहीं पाई कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और अब मैं इस बात से डरने लगी थी कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगले 2 दिन तक काम के बहाने घर से निकलती तो थी, पर मैं काम पर नहीं गई और मैं इधर उधर काम ढूंढने लगी थी। मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूंगी, पर मैं गोरेलाल मालिक के पास कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे पंकज मिल गया और वह मुझसे पूछने लगा कि तुम 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई। मैं पिछले 2 साल से पंकज को जानती थी और उसे अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने कहा, पंकज, मैं अब वह काम नहीं कर सकती। मैं दूसरे काम की तलाश कर रही हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में नहीं मालूम है, वरना वह मुझे। मेरी बात सुनकर पंकज चौंक उठा था और कहने लगा कि आखिर बात क्या है, मुझे खुलकर तो बताओ कि तुम वह काम क्यों नहीं करना चाहती। मैंने कहा, तुम्हारे दादाजी। इतना कहकर मैं चुप हो गई थी। मैं इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद पर भी शर्म आ रही थी। उसने कहा, मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पर वह दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही नेक दिल हैं। हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचते हैं। वह तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 1000 रुपए जोड़ रहे हैं। अब तुम्हारे 2 साल के 24,000 अब तक जोड़ चुके हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इन पैसों से वह तुम्हारी मदद करेंगे। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम नहीं आई। अब मैं सोच में पड़ गई थी। हो सकता है कि मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। शायद गोरेलाल मालिक कच्छा पहनना भूल गए होंगे। बेचारे 60 साल के हैं, भले ही जवान दिखते हैं। शायद उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और मुझे अपनी पोती जैसा ही समझते होंगे। बेचारे मेरी शादी का पैसा भी जोड़ रहे हैं और मैं ही इतनी पागल हूं कि उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से ही मैं फिर से काम पर जाने लगी और गोरेलाल मालिक फिर से मुझे अपने पास बुला लेते और पैसे देकर कहते कि मेरे पैरों की मालिश कर दो। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि वह जब धोती को ऊपर उठाते तो उनका सब कुछ नजर आ जाता था। हालांकि वह आगे पीठ करके रहते थे और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। मुझे यह काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और रात होते ही मुझे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे जो कि मुझे अपनी माँ को भी नहीं देने पड़ते थे। तो मैं लालच में आ गई थी। एक दिन मैं मालिक के घुटनों की मालिश कर रही थी। पंकज की माँ अचानक से कमरे में आ गई। उनके आते ही मालिक ने अपनी धोती को बिल्कुल सही कर लिया। अब मुझे शक होने लगा कि मालिक मुझे दिखाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी मजबूरी में मैं रोज काम के लिए आती थी। लेकिन 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारी रात रोती रही, चिल्लाती रही, पर मेरी आवाज सुनने वाला घर पर कोई नहीं था। पंकज अपने मम्मी पापा के साथ एक शादी में गया हुआ था और पंकज की माँ ने मेरी माँ को फोन करके कह दिया था कि हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी बेटी को 2 दिनों तक हमारे घर पर ही रहकर मेरे ससुर जी की सेवा करनी पड़ेगी। घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मेरी माँ को वह 2000 देने वाली थी। मेरी माँ तो खुश हो गई थी क्योंकि वह लालची थी और मुझसे यह कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना और खाना बना देना और मालिक की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने पंकज को बुलाकर भी कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पंकज ने कहा, मेरे दादाजी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह तुम्हें अपनी पोती की नजर से देखते हैं। मैं पंकज से कह नहीं पाई थी कि वह मेरे साथ रोज क्या करते हैं। उनकी गंदी हरकतों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब 2 दिन मुझे उनके साथ बिताने थे। पंकज और उसका परिवार शादी में चला गया। उनके जाते ही मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते ही मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया। उन्होंने कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज तो तुम मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। उन्होंने 2000 निकाले और मेरे हाथों में थमा दिए। कहा कि आज पूरी रात मेरी अच्छे से मालिश करो। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर तुम मालिश शुरू कर देना। मैं दिन भर के काम से आज बहुत ज्यादा थक चुकी थी और मुझे रात भर जाग कर
उनकी सेवा करनी थी, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं। मुझे भी तो नींद की जरूरत है। लेकिन 5,000 के नोटों को देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने उनसे पैसे ले लिए और पंकज ने मुझे बार बार कहा था कि उसके दादाजी एक नेक दिल इंसान हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरीके से धड़क रहा था, क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही थे। खाना खाने के बाद डर डर कर मैं उनके कमरे में अंदर गई। मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था। मेरी सांस बहुत तेज चलने लगी थी। मेरे अंदर आते ही मालिक ने कमरे की लाइट बंद कर दी और डिम लाइट जला दी, और उसके बाद उन्होंने मुझे मालिश वाला तेल पकड़ा दिया और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उन्हें देखकर तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं बिल्कुल कांपने लगी थी। मैं उनकी मालिश करने लगी। वो मालिश के मजे ले रहे थे। पहले तो उल्टा लेटे हुए थे, फिर थोड़ी देर बाद वह सीधे लेट गए। उन्हें देखकर तो मेरी चीख निकल गई। मुझे इस तरह डरता हुआ देखकर वह मुस्कुराने लगे थे। मैं मालिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। मेरा दम बिल्कुल घुटने लगा था, लेकिन गोरे लाल ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की। करीब 2 घंटे मालिश के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आई, लेकिन मुझे अजीब सा कुछ होने लगा था। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी और मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। मैं अब जवान हो चुकी थी। मेरा मन करने लगा कि मैं उनके कमरे में फिर से चली जाऊं। मैं अपने कमरे तक न जा सकी और उनके कमरे में वापस आ गई थी। गोरेलाल मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, आओ मेरे पास। और उसके बाद उस कमरे में जो कुछ भी हुआ, मैं पूरी रात चीखती रही और आखिरकार गोरेलाल मालिक ने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। शायद वह चाहते थे कि मैं खुद बखुदा उनके जाल में फंस जाऊं। वह तो बस दाना डाल रहे थे और 2 दिनों तक बस यही होता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा, जाओ अपने घर जाकर 2-3 दिन तक आराम कर लेना। पंकज और उसका परिवार वापस आ गया था, पर मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और घर जाकर मुझे बुखार आ गया था। यह मुझसे क्या भूल हो गई थी। जब मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो उन्हें शक हो गया और वह मुझसे पूछने लगी कि यह सब क्या है। मैं रोने लगी थी और उन्हें सब कुछ बता दिया। वह अपना सीना पीटने लगी और बार बार यही कहने लगी कि यह क्या कर दिया मैंने अपनी बेटी के साथ। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने जो किया मैं कभी नहीं भूल सकती। वो सीधे मालिक के पास चली गई और कहने लगी कि वह सारी दुनिया को बता देंगी कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। अब मालिक बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि मैं नाबालिग थी। फिर उन्होंने वादा किया कि वह मेरी शादी पंकज के साथ करवा देंगे। मालिक ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अब मैं फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और जब मैं 18 साल की हो गई तो उन्होंने मेरी शादी पंकज से करवा दी। अब मेरी जिंदगी काफी सुधर गई थी। जिस घर में मैं कभी नौकरानी थी, वहां की मैं मालकिन बन गई थी। मेरी शादी के 1 साल के अंदर पंकज के दादा की मौत हो गई। मुझे पता चला कि उसके दादाजी को कैंसर था और वह ज्यादा दिन के मेहमान नहीं थे। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बनाया था। मौत से पहले एक बार फिर से जीना चाहते थे। उन्होंने मेरे नाम पर ढेरों सारी संपत्ति कर दी थी। मैंने पंकज को कभी नहीं बताया था कि मेरे और उनके दादाजी के बीच क्या हुआ था, क्योंकि पंकज अपने दादाजी को एक अच्छा इंसान समझता था और मैं यह सब कुछ बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। पर मेरी जिंदगी के वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, और जब भी मुझे वह दिन याद आता है तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद यही है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कभी कभी लालच हमारी पूरी जिंदगी के लिए तावा छोड़ जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरी चाची 10 दिनों के लिए हमारे घर पर आई थी। उस समय मम्मी तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और पापा अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए मैं और चाची ही घर पर थे। चाची का सादगी भरा चेहरा और उनकी मुस्कान मेरे मन में बस चुकी थी। वे हर काम इतनी सहजता से करती थीं कि मैं हमेशा उनकी ओर खींचता चला गया। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था।
तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि चाची छोटे कपड़े पहनकर मेरे पास बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाह रही थीं। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्रिंस, तुम्हारे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, पर तुम में कुछ खास है। तुम में वह ताकत है जो मुझे कहीं और महसूस नहीं हुई। उनकी बातों में एक अलग तरह की नजाकत और अपनापन था। मैं असहज था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा कुछ था जो खींचे जा रहा था। चाची ने मेरे हाथ को हल्के से अपनी ओर खींचा और कहा, प्रिंस, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी इस समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उनके शब्दों ने जैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। मैं प्रिंस हूं। रोज की तरह उस दिन भी जब मैं जिम से वापस आया तो देखा कि चाचा और चाची घर में थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चाचा अक्सर अपने काम के सिलसिले में हमारे शहर आते रहते थे, लेकिन चाची पहली बार हमारे घर आई थी। मुझे देखते ही चाची मेरे पास आई, मुस्कुराई और बोली, प्रिंस, अब तुम कितने बड़े और मजबूत हो गए हो। मैंने उनके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत देखी, लेकिन अब उसमें एक अलग आकर्षण था। रात का खाना खाकर खत्म करने के बाद चाचा जाने लगे, लेकिन चाची रुक गई। मुझे यह अजीब लगा, लेकिन चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। प्लीज दोस्तों, आपसे मेरी विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे वे मुझसे कुछ और कहना चाह रही थी, मैं और चाची चाचा को विदा करने के बाद घर वापस आए। रात को माँ और चाची कमरे में बातें कर रही थीं, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैंने माँ को बाहर बुलाया और धीरे से पूछा, मम्मी, चाची यहीं क्यों रुक गई? क्या हुआ है? मम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे चाची यहाँ कुछ दिन आराम करना चाहती हैं। लेकिन मेरी नजरों में चाची का चेहरा बार बार घूम रहा था और उनके शब्द मेरे पर गहरे असर कर चुके थे। इस पर मम्मी ने कहा, नहीं प्रिंस, तुम्हारे चाचा का कुछ काम था, इसलिए वह ज्यादा दिन हमारे घर नहीं रुक सके। चाची की 10 दिनों के लिए यहाँ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट है और अगले 10 दिन वह हमारे घर पर ही रहेंगी। यह तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि अब मैं अपनी सहेलियों के साथ जाने वाली थी। ऐसे में तुम्हारे खाने पीने की समस्या हो सकती थी, लेकिन अब तुम्हें कोई सामान ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चाची घर के सारे काम कर लेंगी। मम्मी को यह बात ठीक लगी, इसीलिए मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने मम्मी से चाची के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था। दोस्तों, चाची के आने से पहले मम्मी का कॉलोनी की एक सहेली के साथ मंदिर दर्शन का कार्यक्रम तय था, जो 2 दिन में होने वाली थी। अब कुछ दिन मम्मी घर पर नहीं थी और उन्होंने चाची को इस बारे में पहले ही बता दिया था। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर दर्शन करने जाएं। घर के सारे काम और प्रिंस का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरे दिन तय योजना के अनुसार मम्मी अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए निकल गई। उनकी यात्रा पूरी 10 दिनों की थी। मेरे पिताजी भी अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के काम के लिए अक्सर बाहर रहते थे और वे भी कल सुबह ही शहर से बाहर गए थे। अब घर में मैं चाची के साथ में अकेला था। मम्मी ने घर से निकलते ही मुझे 8 फोन किए थे। उन्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को जब मैं घर आया तो खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगा। तभी मैंने देखा कि चाची किचन से मेरा खाना लेकर बाहर आ रही थी। रोज तो मैं खुद ही अपना खाना बनाता था। मम्मी हमेशा कहती थी, तुझे अपने खाने पीने में मुझे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। जो भी खाना हो तू खुद ही बना लिया करो। लेकिन आज चाची ने मेरे लिए खास कुछ बनाया था। रोज शाम को मैं 2 उबले हुए अंडे और कुकर में पकी हुई दालें खाता था, लेकिन चाची ने मेरे लिए कुछ नई चीज बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए चावल और दाल बनाई थी और उन पर अपने हाथों से बना प्याज, टमाटर और आलू का चोखा दिया था। यह देखकर मेरे दिल में चाची के लिए एक खास भावना जाग गई। उनकी मेहनत और स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए मैंने यह सब बनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से खाओ दोस्तों। उनकी आवाज में एक खास मिठास थी, जिसने ने मुझे एक नई खुशी दी। मैंने खुद को चाची की देखभाल में खो दिया और यह सोचने लगा कि शायद अब मुझे खाना बनाते समय खुद को अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज चाची ने मेरा खाना पहले ही बना दिया था। उस दिन पहली बार हमें तैयार खाना मिला था। मैंने चाची से पूछा, चाची, आपको मेरे खाने के बारे में कैसे पता? इस पर वह बोली, मैं दोपहर में तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी,
तब मैंने वहां तुम्हारा खाना का पूरा चार्ट देखा था, जिसमें किस दिन क्या खाना है सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा, वाह चाची, आप तो बहुत ही होशियार निकली। ऐसा कहकर मैंने चाची को गले लगा लिया। मुझे तैयार खाना मिलने के कारण मैं बेहद खुश था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अनजाने में दी गई गले लगने की प्रतिक्रिया चाची पर इस तरह का असर करेगी। जब मैंने चाची की तारीफ की तो वह मुस्कुरा उठी। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। दोस्तों, अगले 2 दिन भी इसी तरह बीता। हर दिन मेरे व्यायाम के चार्ट को पढ़कर चाची मेरे लिए समय से खाना बनाती थी और मुझे सब कुछ सही समय पर मिल जाता था। 2 दिन बाद मम्मी का फोन आया। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी अब तुम मुझे बार बार फोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों में तुम्हारे 10 कॉल्स आ चुके हैं। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो चाची। मेरे डाइट से लेकर खाने तक सब कुछ सही समय पर और व्यवस्थित ढंग से दे रही है। अब तुम मुझे बिल्कुल भी फोन मत करो। बस अपनी ट्रिप का आनंद लो। मेरी चिंता करने के लिए चाची हैं। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझे फोन करना बंद कर दिया था। कभी कभार वह मुझे सिर्फ 1-2 मैसेज करती थी। उस रात को चाची मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। चाची मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते मैंने उनसे पूछा, चाची, आपकी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है इस पर? चाची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा होने की दोस्तों। मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। तभी अचानक बिजली कड़की। तेज आवाज से चाची घबराकर मुझसे लिपट गई। जब उन्होंने मुझे अचानक से जोर से गले लगाया तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वह मेरी चाची थी। लेकिन इस पल ने मुझे एक अजीब सी खुशी दी, जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ खास हो रहा हो। उनका स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। मैंने महसूस किया कि चाची की नजदीकी से मुझे एक असीमित सुकून मिल रहा था। दोस्तों, चाची वैसे तो जवान थी और आज रात उनकी नजदीकी ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। काफी देर तक चाची ने मुझे अपनी बाहों से अलग नहीं किया, बल्कि वह मेरे शरीर पर बार बार हाथ फेरती रही। तब मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा, चाची, आप बॉडी बिल्डर भतीजे की चाची हैं। इस छोटे से आवाज से क्या डरना है दोस्तों? उनकी नजर देखकर मुझे खुद ही शर्माने लगी और मेरी नजरें नीचे झुक गईं। मैंने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और उन्हें उनके कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह मैं अपने समय पर कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में चाची अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। उस दिन रात को जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था, तभी जोर जोर से मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोलते ही चाची सामने खड़ी थीं। घबराई हुई हालत में मेरे कमरे में दौड़ती हुई आई और मुझे देखते ही चाची ने मुझे जोर से गले लगा लिया। वह मुझसे बहुत ज्यादा लिपट गई थी। अब तो बिजली कड़कने की आवाज भी नहीं आई थी। फिर उन्हें डरने की क्या बात थी? मैंने उनके सिर पर हाथ फेर कर पहले उन्हें शांत किया। चाची अब मेरी बाहों से अलग होने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, प्रिंस, आज मैं दीदी के कमरे में अकेले नहीं सो सकती। मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। या तो तू मेरे कमरे में सो जा या मुझे तेरे साथ तेरे कमरे में सोने दे। मैंने चाची को शांत किया और पूछा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? इस पर उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही हूं वह मेरे साथ क्या करेगा यह मैं नहीं बता सकती। मुझे उसी का डर है और मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब विचार आ रहे हैं। जैसे कि वह डॉक्टर कहते हुए चाची फिर से मुझसे लिपट गई। चाची का इतना करीब होना मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल ला रहा था। मैं बार बार उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी नजदीकी ने मुझे एक अनजानी सी चाह से भर दिया था। इस पल ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया, जैसे कि हम दोनों के बीच एक अनकही समझ हो रही थी। दोस्तों, लेकिन चाची बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची को क्या हो गया था। मैंने कुछ समय पहले ही उनका डरा हुआ चेहरा देखा था, इसलिए मैं उन्हें बार बार खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। चाची का स्पर्श अब ना चाहने वाली जगहों पर हो रहा था। मैंने कमरे का लाइट जला दिया। लाइट जलते ही चाची का हाथ मेरे शरीर से हट गया। अगले दिन मैं चाची के साथ उसी अस्पताल गया जहां उनकी ट्रीटमेंट हुई थी। उस अस्पताल का माहौल मुझे सही लगा। जो डॉक्टर चाची का इलाज कर रहा था वह बहुत बूढ़ा था। चाची उसके बारे में मुझे ऐसी बातें क्यों बता रही थी? जैसे ही चाची की ट्रीटमेंट पूरी हुई और वह बाहर आई, उनका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मैंने उनसे चेहरे के उतरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं,
रोज रोज वही इलाज करवा कर मैं तंग आ गई हूं। चाची का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने कहा, चलो ट्रीटमेंट की बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हें अपने साथ मूवी देखने ले जाता हूं। मैंने सोचा कि अगर वह थोड़ी घूम फिर लेंगी तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गांव में मूवी थिएटर और मॉल जैसी चीजें नहीं थीं और चाचा तो चाची को ज्यादा कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे। ये मुझे पता था। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं उन्हें घुमाने ले जा रहा हूं तो चाची का चेहरा खिल उठा। दोस्तों, आधी मूवी देखते ही चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ ही समय में वह मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उस दिन उन्होंने मॉल में मेरे साथ बहुत मस्ती की। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। घर आते ही चाची ने कहा, प्रिंस, आज आपने मेरा कुछ खास दिन बना दिया। इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आगे उन्होंने कहा, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैंने भतीजा के साथ नहीं, बल्कि चाची बोलते बोलते रुक गई, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि उन्हें भतीजे के आगे क्या कहना था। दोस्तों, मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया और उस दिन घर छोड़कर जिम के लिए निकल गया। जिम से लौटते ही मैंने खाना खाया और नहाने चला गया। नहाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गाने सुनकर दिमाग ताज़ा कर रहा था, तभी अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। जब मैं आंखें खोलकर देखा तो सामने प्रिया चाची खड़ी थी। प्रिया चाची किसी अलग ही अवस्था में थी। उसने मेरी मम्मी की टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरती उस कपड़ों में और भी निखर रही थी। वह बहुत गोरी थी और उसकी मासूमियत मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। जैसे ही मैंने स्थिति देखी, मैंने उसे खुद से दूर कर दिया और कहा, चाची, आप ये कैसी लग रही हैं? चाची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिंस, तुम रोज जिम से इतनी मेहनत करके आते हो, मैं बस तुम्हारी मेहनत देख रही थी। वैसे भी रोज जिम में बहुत सी लड़कियां तुम्हारे शरीर को देखती होंगी। अगर तुम्हारी चाची ने तुम्हारे शरीर पर हाथ फेर दिया तो क्या हो गया? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। ये कहते हुए चाची मेरे ऊपर बैठ गई और मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मैंने कहा, चाची, तुम्हें अपने भतीजे की मेहनत देखने का पूरा हक है। आप अचानक आ गई, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद चाची ने फिर से मेरे चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैंने 1 साल तक जिम और डाइट का पालन किया था और मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी। चाची मेरी तारीफ करते हुए थम ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे शरीर पर से हाथ हटाने का मन ही नहीं करता। फिर हाथ फेरते फेरते उसने अपना चेहरा भी मेरी छाती पर फिराना शुरू कर दिया। चाची का अचानक मेरे साथ बदलता व्यवहार देखकर मैं सोच में पड़ गया था। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन आज रात भी चाची मेरे कमरे में आ गई थी। उस पल में हमारे बीच एक नई समझ और अनकही भावनाओं का जाल बुनने लगा था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में चाची के लिए कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। क्या यह सिर्फ आकर्षण था या कुछ और? यह सवाल मेरे मन में गूंज रहा था। दोस्तों, आज तो उसने हद ही कर दी। वह मेरे चाचा का एक टी शर्ट पहनकर आई थी और उसके नीचे ना तो जीन्स थी और ना ही कोई नाइट पैंट। उसने जो टॉप पहना था वह बस उसकी जांघों तक ही आ रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। चाची उसी तरह मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, प्रिंस, तुम्हें हर बात सिखानी पड़ेगी। चाची ने कहा, मेरा मतलब था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने यह छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने सुना है कि शहर में औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती हैं, तो मैंने आज वहीं ट्राई किया है। वैसे भी कुछ दिनों में मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। वहां मुझे घर में गावन पहनने की इजाजत नहीं होगी। अगर मैं अभी अपनी यह इच्छाएं पूरी नहीं करूंगी तो कब करूंगी? ये बोलते बोलते चाची ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, प्रिंस, मैं तुम्हें कैसी लगती हूं? मैंने सीधे तौर पर कहा, आप तो बहुत ही खूबसूरत हो। जैसे ही मैंने उसे यह कहा, वह तुरंत ही मेरी ओर खिसक कर बैठ गई। चाची का बर्ताव अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने उन्हें कमरे में जाकर सोने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। अकेले सोने में मुझे डर लगता है। ऐसा कहकर वह मेरी ही कमरे में सो गई। जब से चाची मेरे कमरे में सोने लगी थी, तब से रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया था। उस रात भी चाची ने नींद में बड़बड़ाना शुरू किया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर वह मुझे अपनी ओर खींचने लगी। तब मुझे गुस्सा आने लगा
क्योंकि उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर से उठकर फर्श पर बिछाए गए बिस्तर पर सो गया। फर्श पर रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। यह सब और कितने दिन चलेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चाची के साथ बढ़ती नजदीकियां और मेरी उलझने दोनों ही मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान बना रही थी। क्या यह सब सिर्फ एक था, या फिर यह अनकही भावनाएं एक नई दिशा में बढ़ रही थीं? दोस्तों, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि चाची जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाएं, क्योंकि दिन बदन उनकी नजरें मुझ पर टेढ़ी होती जा रही थीं। अगले दिन दोपहर के 12 बजे मैं सोकर उठा और तैयार होकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो बाहर पापा दिखे। मुझे देखते ही पापा बोले, प्रिंस उठ गया? तू आज उठने में इतनी देर कैसे हो गई? मैंने चाची के बारे में पापा के सामने कोई शिकायत नहीं की और झूठ बोल दिया कि रात को मैं मूवी देख रहा था। पापा ने कहा, ठीक है, और खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के घर आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली थी। पापा के आराम करने के बाद चाची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने के लिए बिठाया। वह मुझे इस तरह से खाना परोस रही थी जैसे वह मेरी नई नवेली दुल्हन हो। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। मैंने सिर झुकाकर जैसे तैसे खाना खाया, लेकिन उस रात मुझे अच्छी नींद आई। क्योंकि पापा घर पर थे, इसलिए चाची मेरे कमरे में नहीं आई। रात को पापा मेरे कमरे में सोए थे। अगले दिन नाश्ता होते ही पापा अपने काम पर जाने के लिए निकल गए। जाते समय पापा ने कहा, अब मैं 4 दिन के बाद ही घर लौटूंगा। मतलब पापा सिर्फ 1 दिन के लिए घर आए थे। पापा के जाते ही मैं भी अपना सामान समेटने के लिए अपने कमरे में चला गया। जब मैंने सब कुछ समेटकर हॉल में कदम रखा तो मैंने एक ही जूता पहना हुआ था। तभी चाची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उनकी चिल्लाने की आवाज से मैं दौड़ता हुआ वहां गया। वह मम्मी के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी और अंदर से कह रही थी, प्रिंस, गर्म पानी का गीजर लीक हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और गीजर के गर्म पानी में मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैं तुरंत बाथरूम की तरफ बढ़ा। चाची की आवाज में एक अलग ही तान थी जो मेरे दिल को छू रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के साथ साथ एक मासूमियत भी थी। मैं क्या करूं? मैंने पूछा। क्या मैं मदद कर सकता हूं? चाची ने कहा, हाँ, अगर तुम गीजर की पाइप चेक कर दो तो अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मैं अंदर चला गया। चाची की स्थिति देखकर मैं थोड़ा अड़चन में था, लेकिन उसने मुझे अपनी आंखों से संकेत दिया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जो मुझे और करीब खींच रही थी। जैसे ही मैंने गीजर की पाइप चेक की, चाची ने मुझे अपने पास बुलाया। प्रिंस, क्या तुम मुझे गर्म पानी में मदद कर सकते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्का डर था। मैंने तुरंत नल बंद कर दिया और पानी की। सर्दियों की एक हल्की धूप भरी दोपहर थी जब मैं चाची के घर पहुंचा। वहां की शांति में एक मासूमियत थी और दिल में हल्की बेचैनी। मैंने पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? चाची मुस्कुराई और बोली, हाँ, अगर तुम गीजर की पाइप चेक कर दो तो अच्छा होगा। उनकी बात सुनकर मैं बाथरूम की ओर बढ़ गया। अंदर का वातावरण नम था और गीजर से उठती भाप ने माहौल को कुछ खास बना दिया था। चाची वहीं खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। उस रहस्यमय नजर से जैसे मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने पाइप को ध्यान से चेक करना शुरू किया, लेकिन मेरा मन उस चमक और चुपचाप खड़े हुए संवाद में उलझ गया। जैसे ही मैंने पाइप ठीक की, चाची की आवाज मुझे और गहराई से खींच लाई। प्रिंस, उन्होंने मेरे नाम को एक अद्भुत नरमाई से पुकारा। क्या तुम मुझे गर्म पानी में मदद कर सकते हो? उनकी आवाज में हल्का डर और भरोसा मिला हुआ था, मानो वह मेरे स्पर्श में कुछ उम्मीद खोज रही हो। मैंने तुरंत नल बंद कर दिया और पानी को हाथ में लिया। हमारी आंखें मिलीं और उस पल में जैसे वक्त ठहर गया। हमारे बीच एक मौन संवाद हुआ जिसमें ना कोई शब्द थे और ना कोई शर्तें। सिर्फ एक सच्ची, मासूम और भावनात्मक ऊर्जा थी जो हमें करीब ला रही थी। यह गर्म है, मैंने धीरे से कहा, और उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान उभरी। हम दोनों को पता था कि यह पल बस एक छोटी सी मदद से कहीं ज्यादा था। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसमें न सिर्फ मासूमियत थी, बल्कि वो अनकही बातें भी जो कभी किसी शब्द में बयां नहीं हो सकती थीं। जैसे ही मैंने पानी उनके हाथों पर डाला, वह थोड़ी सी ठिठक गईं। मैंने उनकी ओर देखा और पाया कि उनकी आंखों में हल्की नमी थी।
लेकिन वह एक संकोच भरी मुस्कान के साथ मेरी ओर देख रही थीं। उस क्षण में कुछ ऐसा था जो दिल के तारों को छू गया। एक कोमलता, एक अनकहा भरोसा। सब ठीक है? मैंने धीरे से पूछा, उनकी आंखों में झांकते हुए। वह हल्के से मुस्कुराईं और सिर हिलाया। हाँ, सब ठीक है, बस पानी थोड़ा गर्म है, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी मानो वह सिर्फ गर्म पानी की बात नहीं कर रही थीं। हमारे बीच का यह सन्नाटा बोलता हुआ सा लग रहा था। मैंने धीरे से उनकी हथेलियां थामी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें कोई परेशानी न हो। चाची ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई से छुपी भावनाएं जैसे उभरकर सामने आने लगीं। वह पल हमें और करीब खींच लाया, मानो दिलों के बीच की दीवारें टूट रही हों। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, जहां हल्की सी परेशानी और शांति का एक अनोखा मिश्रण था। प्रिंस, उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी मासूमियत और देखभाल हमेशा मुझे एक नई ऊर्जा देती है। उनकी आवाज में एक मिठास थी और उनकी आंखों में एक अनकही कहानी। उस पल में हमारी भावनाएं शब्दों से परे हो गईं। वह रिश्ता जो हम दोनों के बीच बना था, उसमें न कोई शर्तें थीं, न कोई परिभाषाएं, बस एक गहरी कनेक्शन, एक ऐसा एहसास जो दिल से निकलकर पूरे वातावरण में घुल गया था। मैंने उनकी ओर एक बार फिर से देखा और महसूस किया कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, बल्कि आंखों की जुबान से बयां होते हैं। हमारी नजरों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया। शायद ये एक शुरुआत थी जहां हम दोनों ने महसूस किया कि कभी-कभी छोटी छोटी चीजें, जैसे मदद करने का एक सरल प्रयास, दिलों को अनजाने ही एक दूसरे के करीब ला सकती हैं। सहमत हूं, मैं इस कहानी को और भी संवेदनशीलता और गहराई के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं। उनकी आवाज में छिपे एहसास ने मुझे जैसे भीतर तक झकझोर दिया। मैं कुछ पल के लिए चुप रहा। हमारी आंखें आपस में जुड़ी रहीं। हर भावना इतनी साफ थी कि दिल की धड़कनें सुनाई देने लगीं। कमरे में नमी और भाप से भरी गर्माहट के बीच एक खामोश जुड़ाव था जो किसी लहर की तरह हमारे चारों ओर घुमड़ रहा था। मैंने धीरे धीरे उनका हाथ पकड़कर गर्म पानी से हटाया। ठीक है, अब सब कुछ सही है, मैंने कहा, पर मेरे शब्दों में भी एक हल्का कंपन था। उनकी आंखों में झांकते हुए मुझे महसूस हुआ कि वह भी उसी उलझन में थीं। वह उलझन जो प्यार और समझ के उस नाजुक क्षण में आकार ले रही थी। चाची ने एक लंबी सांस ली और उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। ये मुस्कान एक ऐसी गहरी भावना को छिपाने की कोशिश कर रही थी जिसे शायद वह खुद भी समझ नहीं पा रही थीं। मैंने उनका हाथ अब भी अपने हाथ में थामे रखा और उस स्पर्श में एक सच्चाई थी। उनकी उंगलियों की हल्की सी थरथराहट ने दिल के हर कोने को स्पर्श किया। तुम बहुत परवाह करते हो, उन्होंने धीमे से कहा। उनकी आवाज में एक कृतज्ञता थी, लेकिन उसके पीछे एक भावुकता भी थी जो किसी लंबे समय से दबी हुई थी। उनकी आंखें मुझसे कह रही थीं कि यह पल सिर्फ एक संयोग नहीं था। ये वह क्षण था जब हम दोनों ने एक दूसरे की नजदीकी को एक नए रूप में महसूस किया, मासूम और गहराई भरा। मैंने धीरे से उनकी ओर झुकते हुए कहा, यह बस आपकी मुस्कान है जो मुझे हर बार खींच लाती है। ये शब्द अनजाने ही मेरे होंठों से फिसल गए, लेकिन सच्चे थे। चाची की आंखों में एक नई चमक आ गई, मानो उन शब्दों ने उनके दिल की छिपी हुई भावनाओं को छू लिया हो। वह थोड़ा झिझकते हुए पीछे हटने लगीं, लेकिन फिर रुक गईं। उनके चेहरे पर हल्का सा गुलाबीपन आ गया था और वह अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करने लगीं। मैं बस उन्हें देखता रहा, इस खूबसूरत क्षण को अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश करता हुआ। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ीं और खिड़की के पास जा खड़ी हुईं। खिड़की से बाहर गिरती धूप उनकी झुकी हुई पलकें छू रही थीं और उनकी हर सांस मेरे दिल की धड़कनों से जुड़ती जा रही थी। प्रिंस, उन्होंने फिर मेरी ओर मुड़ते हुए कहा, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी शब्दों में नहीं बांध सकते। मैंने उनकी बात सुनी और महसूस किया कि वह सच कह रही थीं। कुछ कहानियां दिलों के बीच बुनती जाती हैं, बिना किसी स्पष्ट शुरुआत या अंत के। हमने यह जान लिया था कि यह हमारी कहानी थी, धीरे धीरे बढ़ती हुई, भावनाओं से गहराई में उतरती हुई। हम वहीं खड़े रहे, एक दूसरे की मौजूदगी में खोए हुए, उस जादू को महसूस करते हुए जो सिर्फ हमारे बीच ही था। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी उम्र 16 साल थी, लेकिन मुझे अपनी उम्र के लड़कों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुझे पक्की उम्र के मर्दों का चस्का था। मेरा संबंध हाई सोसाइटी से था। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्हें अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती थी। देश विदेश की बिजनेस डील करने में बिजी रहते थे। मेरी माँ की अपनी अलग सोशल एक्टिविटीज थी। कभी किसी पार्टी, कभी बर्थडे पार्टी, कभी मैरिज पार्टी, तो कभी एवर्सिटी पार्टी। उन्हें पार्टी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा मजबूर थी। अपनी किस्मत से लाचार थी। मेरे माँ बाप मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं थी। बचपन में मुझे इस बात का दुख होता था कि मैं अपने माँ बाप के साथ समय बिताऊं, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी अपनी अलग एक्टिविटीज होती चली गई। मैं भी अपनी दुनिया में मगन हो गई थी। मैं धीरे धीरे एक खुदगर्ज टाइप की लड़की बन गई थी। मुझे सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब रह गया था। मैं जो हासिल करना चाहती थी वह किसी भी प्रकार कर लेती थी। मैं बचपन से ही बहुत अलग मिजाज की लड़की थी। मैंने 16 साल की उम्र में ही कई बार सारी हदें पार कर ली थीं। सोसाइटी के आवारा लड़कों से मेरी दोस्ती थी और मैं उन लड़कों से रिश्ता बना चुकी थी। कभी कभी तो मैं 40-42 साल के मर्द के साथ भी अपनी मर्जी से रिश्ता बना लेती थी। बल्कि ज्यादा उम्र के मर्दों के साथ संबंध बनाते हुए मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। कम उम्र के लड़कों से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी। ये मेरा एक अलग ही शौक था। लोग इस उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, जबकि मैं इन चीजों में पढ़ चुकी थी। मेरी माँ को मेरे बारे में सारी बातें मालूम थी कि मैं क्या करती फिर रही हूँ, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वह मेरी अच्छी परवरिश करती। वह अपनी ही दुनिया में मग्न थी। और फिर हमारे जैसे हाई सोसाइटी में, अमीर घरों में लड़कों से दोस्ती करना कोई गलत नहीं समझा जाता था। मेरी माँ भी इस बात को जानती थी कि लड़कों के साथ मेरी दोस्ती है और यह दोस्ती सारी हदें पार कर जाती है। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं रोका। बस धीरे शब्दों में मुझे समझा दिया था कि कभी असुरक्षित संबंध मत बनाना। इस वजह से भी मुझे खुली छूट थी। इस बार भी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौक के अनुसार एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ संबंध बनाऊंगी। और मुझे जो पसंद आया वह मेरे इंग्लिश के टीचर थे, जो मुझे बहुत पसंद थे। क्योंकि एक तो उनकी उम्र मेरी सोच के अनुसार थी, लगभग 40 से 45 साल के, और दूसरा मुझे वह मर्द बड़ा ही जुनूनी जैसा लगता था। उसकी आंखों में भी मुझे देखकर चमक उभर आई थी, जिसकी वजह से मैं फौरन ही उसकी तरफ खींची चली जाती थी। मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं दूसरे गलत कामों में पड़ चुकी थी। जो गलत शौक पाल रखे थे, उनकी वजह से पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। और मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे जरा से भी नंबर कम आते थे तो मैं किसी भी टीचर के साथ कोई ऐसा काम कर लेती जिसकी वजह से फौरन मेरे पेपर के नंबर बढ़ा देते थे। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला था। मैं जानती थी मैं इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं दे पाऊंगी, और मुझे उस टीचर के साथ संबंध बनाकर मुझे टीचर को अपने जाल में फंसाना था, जिससे कि मेरे पेपर के नंबर बढ़ जाए। पेपर हो जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। थोड़े दिनों के बाद पेपर्स की चेकिंग शुरू हो गई। मेरा पेपर चेक हुआ तो सर ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझे डांटते हुए कहने लगे, पूजा, ये क्या हरकत है? ये आपने किस तरीके का पेपर दिया है? टीचर की पर्सनैलिटी काफी रोबदार थी। उनके बोलने का अंदाज भी ऐसा था कि सामने वाला इंसान एकदम से डर जाए। वो मेरी तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए बोल रहे थे। उनकी निगाहें मेरे शरीर के आर पार हो रही थीं और मैं उनकी निगाहों का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी। मैं उम्र में तो सिर्फ 15 से 16 साल की थी, लेकिन जो जो काम मैं इस उम्र में कर चुकी थी, मैं समय से पहले ही काफी बड़ी हो चुकी थी। मैंने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, सर माफ कर दें, पता नहीं कैसे पेपर इतना खराब हो गया। ये कहते कहते मैं सर के बिल्कुल करीब चली गई थी। इतना करीब कि मैं सर की सांसों और सरसराहट साफ सुन सकती थी। मुझे इतना करीब देखकर सर हड़बड़ा गए थे। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी उनके करीब हो जाऊंगी। कहने लगे, पूजा, ये सब गलत है। तुम गलत राह पर जा रही हो। तुम अभी छोटी हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन मैं धीरे धीरे सरक सरक कर और भी करीब हो गई थी। मुझे पता था कि सर सिर्फ यह जो बातें कर रहे हैं वह सिर्फ दिखावटी थीं। हालांकि उनका दिल भी अंदर से मचल रहा था,
मुझे बाहों में भरने के लिए, और फिर वह खुद पर ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाए और मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगे। वह एकदम जुनूनी से हो गए थे। ऐसा लगता था न जाने कितने वर्षों से औरत ना मिली हो। और फिर वह सब कुछ हो गया जो मैं चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे में गुम हो गए थे और फिर यह सिलसिला रुका नहीं था, बल्कि आए दिन मैं अपने टीचर के साथ यह काम करती रहती थी। अब मैं अपने टीचर के सबसे पसंदीदा बच्चों में गिनी जाती थी। कोई भी काम होता तो सारे स्टूडेंट मेरे पास आकर ही विनती करते थे कि सर के पास जाकर उनका काम करवा दो। लेकिन अचानक ही मेरे इंग्लिश वाले सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वह स्कूल नहीं आ सकते थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मैं अपने सर की दीवानी हो गई थी। अब तो अंग्रेजी वाले टीचर के अलावा कोई दूसरा टीचर मुझे भाता ही नहीं था। उनकी वह भरपूर मर्दाना पर्सनैलिटी ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। 45 साल की उम्र में भी उनके अंदर ऐसा जुनून था कि मैं उनकी दीवानी बन बैठी थी। और जब उन्होंने स्कूल आना बंद किया तो मैं परेशान हो गई थी। अब मैं उनके एक झलक पाने के लिए तड़प रही थी। सर की मजबूत बाहों के समाने जाने लिए मचलने लगी थी। दिन रात पागलों की तरह मैं घर के इधर उधर घूमती रहती थी। पता नहीं मुझ पर यह कैसा नशा सवार हो गया था। मेरी माँ ने भी मेरी बेचैनी देख ली थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह रही थी। मुझे हैरत होती थी कि मेरी माँ मुझे इन कामों से क्यों नहीं रोकती। वह मुझ पर ध्यान देती भी कैसे मेरी और उनकी मुलाकात दिन में बस सुबह नाश्ते की टेबल पर होती थी और कभी कभी तो पूरा दिन बिना झलक देखे निकल जाता था। मेरी माँ सुबह सवेरे तैयार होकर निकल जाया करती थी। मेरे पापा भी अपने बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते थे। मेरी माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। शायद उनकी नज़र में यह सब कुछ गलत नहीं था। उन्हें लगता था कि ये हम अमीर लोगों के शौक होते हैं, जिनके बिना लोगों की शान अधूरी रहती है। इसलिए वह मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मैं भी उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। बस अपने कामों में बिजी रहती थी। मैंने अपनी माँ को नजरअंदाज किया और मैं फिर से अपने सर को याद करने लगी। मेरे अंदर की बेचैनी सिर्फ मेरे सर ही खत्म कर सकते थे, क्योंकि उनके अलावा मुझे अब कोई दूसरा मर्द भाता ही नहीं था। एक दिन मेरे माँ बाप काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और मैं घर में अकेली बैठी हुई बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। बार बार बेचैनी हो रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि ऐसा कोई मुझे मिल जाए जो कम से कम मेरे अंदर की इस बेचैनी को खत्म कर दे। मेरे अंदर की हवस मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। अभी भी मैं तड़प रही थी कि तभी मेरे घर का दरवाजा बजने लगा था। मुझे लगा मेरे माँ बाप आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे चाचा जी खड़े थे। वह मेरे सगे चाचा नहीं थे। मेरे पापा के मुंह बोले भाई थे और मैं उनको चाचा ही कहा करती थी। उम्र यही कोई 40 से 45 के लगभग थी। वह मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराए थे। पूछने लगे कि पूजा बेटी भैया घर पर हैं। मैं उनकी मुस्कुराहट का मतलब तो नहीं समझी थी, लेकिन यूं ही बेमन से बोल दिया कि नहीं, पापा घर पर नहीं है। वह मम्मी के साथ किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। घर पर मैं अकेली हूं। ये बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आंखों में एक चमक ही उभर आई हो। वो मुझे एक तरफ करके घर के अंदर आ गए। मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि वह ज्यादा हमारे घर नहीं आते थे। जब भी आते तो उस समय पापा घर पर होते थे, तब भी वह बातें करते थे। लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में आना मुझे चौंका गया था और मेरे दिमाग में एकदम ही ये बात आई कि क्यों ना मैं अपने अंदर की बेचैनी अपने चाचा से पूरी कर लूं। पहले तो मुझे अपनी इस बात को सोचकर ही शर्म महसूस हुई थी, क्योंकि वह उम्र में काफी बड़े थे और मैं उनसे चाचा भी कहती थी। भले ही वह मेरे सगे चाचा नहीं थे, लेकिन मुंह से तो उन्हें चाचा ही बुलाती थी। और अगर यह बात मेरे घर में मालूम हो जाती तो मेरे माँ बाप ना जाने मेरा क्या हाल करते कि मैं बाहर तो मुंह मार ही रही हूँ। मैंने अब यह काम घर के अंदर भी शुरू कर दिया, लेकिन मैं तो एक अलग ही आग में जल रही थी। मेरे अंदर की तड़फ मुझे बेचैन कर रही थी और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे चाचा सामने ही बैठे हुए थे और मुझे काफी गहरी निगाहों से देख रहे थे। मैं उनके सामने खड़ी हो गई और थोड़ी अदाएं दिखाते हुए पूछने लगी, चाचा जी पानी पियोगे क्या? चाचा जी कहने लगे, हाँ जरूर, मैं पानी पी लूंगा। अगर तुम अपने इन खूबसूरत हाथों से मुझे पानी पिलाओगी तो अब मैं समझ चुकी थी कि यहाँ पर तो दाल पकी पकाई है। मैं फौरन पानी का गिलास लेकर आई।
पहले तो मेरा इरादा गिलास टेबल पर रखने का था, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने पानी का गिलास उनके होठों से लगा दिया और खुद उनकी गोद में जाकर बैठ गई। यह तो उनके लिए खुली इजाजत थी कि वह मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मैं किस कुएं में छलांग लगाने जा रही हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर चुकी हूं। मेरा दिल काफी तेजी के साथ धड़क रहा था, क्योंकि मुझे पता था जो मैं कर रही हूं वह बहुत गलत कर रही हूं। लेकिन मैं अपनी हवस में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर ये बात मेरे घर में मालूम हो जाती तो मेरे माँ बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। और मुझे यह भी मालूम था कि यह मर्द जो मेरे सामने बैठा हुआ है, यह पक्की उम्र का मर्द था, पर मैं कमजोर कच्ची उम्र की लड़की थी। ये मेरा क्या हाल करेगा? मैं शायद यह सोचकर भी सुकून से थी, क्योंकि अब तक मैंने कई ज्यादा उम्र के मर्दों के साथ रिश्ते बनाए थे, तो मैं इस मर्द को भी झेल लूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये मर्द मेरा क्या हाल करेगा। मेरा पानी उनके लबों से लगाने की देर थी कि उन्होंने वह गिलास साइड पर रखा और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अचानक ही मुझे चूमने लगे। और उसके बाद जो हुआ, मेरी तो चीख उस पूरे कमरे में निकलने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद में उजड़ी हुई हालत में बैठी हुई थी। मैं बहुत से मर्दों के साथ वक्त बिता चुकी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे चाचा मेरी ऐसी हालत कर देंगे। अब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह मुझे इस खराब हालत में छोड़कर जा चुके थे। मेरी हालत किसी बेजान गुड़िया की तरह थी। मैं एक तरफ को लुढ़क गई थी। आज मुझे अपने आप बहुत गंदा महसूस हो रहा था। मैंने यह काम कई मर्दों के साथ किया था, दुकान वाले चाचा के साथ, स्कूल में टीचर के साथ, पानी देने वाले अंकल के साथ। लेकिन आज जब यह काम अपने चाचा के साथ किया तो मुझे अपने आप बहुत गंदा महसूस हो रहा था, क्योंकि जो हरकत उन्होंने मेरे साथ की थी और जिस तरीके से वह मेरे साथ रिश्ता बना रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं बहुत रोई थी और उनके आगे गिड़गिड़ा कर विनती की थी कि मुझे छोड़ दो। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ा था तो मेरी हड्डियों को तोड़कर रख दिया था। मेरे शरीर का एक एक अंग दर्द कर रहा था। मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मैं बार बार खुद को कोस रही थी कि आखिर मैं क्यों उनकी गोद में जाकर बैठ गई और अपने आप को उस गंदे इंसान के हाथों में सौंप दिया। मैं बहुत रोई थी। मेरा यह दुख ऐसा था जो मैं सिर्फ अकेली मना सकती थी। अपना यह दुख न किसी को बता सकती थी और न ही सुना सकती थी। थोड़ी देर बाद जब मेरी माँ घर आई और मेरी हालत देखी तो काफी परेशान हो गई। मुझसे पूछने लगी कि इस बार किसके साथ मुंह काला किया है और घर के अंदर यह हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तुझे आजादी दी थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि तू घर के अंदर ही अपना मुंह काला करे। मैंने तुझे तेरे बॉयफ्रेंड बनाने पर भी कोई रोक टोक नहीं की थी, लेकिन तेरे अंदर पता नहीं कौन सी आग भरी है कि वह आग तेरे बॉयफ्रेंड से ठंडी नहीं होती। बताओ, आज घर पर कौन आया था? लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। पापा घर आते इससे पहले ही मेरी माँ मुझे जबरदस्ती पकड़कर कमरे में ले गई थी, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि मेरे चाचा तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज निकले थे। उन्होंने 2 घंटे मेरे साथ गुजारे थे और इन 2 घंटों में कई बार मेरा इस्तेमाल किया था। मैं चाहकर भी उनसे खुद को छुड़ा नहीं पाई थी। मेरी माँ ने मुझे बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया और खुद ही मुझे नहलाया था। मेरे अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं खुद ही नहा लेती। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं अपने हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। मुझे आज अपने किए पर अफसोस हो रहा था। मैं बार बार खुद को कोस रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं ऐसा न करती तो आज मेरी हालत ऐसी न होती। मेरी माँ बार बार मुझसे पूछ रही थी कि बताती क्यों नहीं, घर में कौन आया था, किसके साथ तूने अपना मुंह काला किया है? लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही और अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं यह बात उनके सामने रख देती हूँ कि मैंने आज किसके साथ वक्त बिताया है, तो वह अपना सर दीवार पर दे मारती, मेरी ही जान ले लेती। वह कैसे यह बर्दाश्त करती कि मैं अपने ही चाचा के साथ ही, वह तो मेरा गला ही दबा देती। इसी वजह से मैं खामोश थी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी थी। लेकिन कुछ भी कहो, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अगले दिन भी मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। कुछ दिन तक ऐसा ही रहा, लेकिन मैं जल्द ही ठीक हो गई थी
और फिर से मेरी वही आवारा गर्द शुरू हो गई थी, जहां मुझे अपना शिकार नजर आता। मैं उसके साथ अपना काम निकाल लेती। मैं इस काम में इतनी परफेक्ट खिलाड़ी हो चुकी थी कि मुझे सामने वाले की आंखों से नजर आ जाता था कि वह मेरे साथ क्या करना चाहता है, वह मेरे बारे में कैसे ख्याल रखता है, और उस हिसाब से मैं उस इंसान को फंसाने में आसानी महसूस करती थी। बहुत से लोग मेरी तरफ जल्दी ही ध्यान दे देते थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जिनको फंसाने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आती थी। मर्द तो मर्द ही होता है। थोड़ी मुश्किल पेश आती थी, लेकिन वह भी मेरे जाल में फंस ही जाता था। मेरा शिकार ज्यादातर 30 साल के ऊपर के मर्द रहते थे। 30 से 45 साल के मर्द मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते थे, मुझे बहुत सुकून देते थे, क्योंकि बड़ी उम्र के मर्द पहले ही हवस के पुजारी होते थे, और मुझ जैसी कमसीन हसीन लड़की जब उन लोगों को मिल जाए तो वो लोग दीवाने हो जाते हैं और मुझे किसी भी सूरत पर नहीं छोड़ते थे। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था और मैं हर रोज यह काम करती आ रही थी। एक दिन मेरे माँ बाप काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे कि अचानक एक कालीन बेचने वाला आदमी हमारे दरवाजे पर आया। वो दरवाजा खटखटाकर पूछने लगा कि बहन जी, कालीन लेना है क्या? मैं आज भी बहुत बेचैन थी, किसी शिकार की तलाश में थी। मुझे तो उस काम की लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से मैं किसी भी तौर पर अपनी इस बेचैनी को किसी न किसी के जरिए पूरी कर लेती थी। लेकिन आज मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। मैं घर में भी अकेली थी। जब मैंने उस कालीन वाले को देखी तो मुझे अपना आप बहकता हुआ महसूस हुआ। वह देखने में काफी खूबसूरत आदमी था। सफेद सुर्ख रंगत, लंबा चौड़ा सा मर्द। मुझे एकदम ही उसको देखकर ख्याल आया, क्यों ना मैं इसके साथ ही आज का काम निकाल लूं। मैंने अपने प्लान के अनुसार उस आदमी को अपनी अदाओं की जाल में फंसा लिया। वो शायद मुझसे इस तरह की उम्मीद नहीं करता था। मेरी इस तरह की हरकत पर वह चौंक गया था, लेकिन धीरे धीरे वह भी बहकता चला गया। मैंने उस कालीन वाले को बहाने से घर के अंदर बुला लिया था और फिर कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। मेरी इस हरकत पर उसके हाथों से कालीन छूट गए थे। अब वह मेरे करीब हो गया था, क्योंकि मेरी तरफ से पूरी इजाजत थी कि वह कुछ भी कर सकता है। कुछ ही मिनट में उस कालीन वाले ने मुझे संतुष्ट कर दिया था। उसके जाने के बाद आज मुझे फिर से एक बार अफसोस हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर की बुरी लड़की मुझे यह गलत काम करवा रही थी। मेरे अंदर बुराई बैठ चुकी थी और इस बुराई के बिना मेरी जिंदगी नहीं गुजरती थी। मेरी आंखें बुझ रही थीं। थोड़ी देर बाद वह आदमी चला गया था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं खुद को फौरन ही संभाल ली थी, क्योंकि अगर आज मेरी माँ आ जाती और मेरे खराब हालत देख लेती तो न जाने मेरा क्या हाल करती। लेकिन उस दिन के बाद से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मेरी माँ भी मुझे जांच हुई नजरों से देख रही थी। बार बार मुझसे पूछती, तुम्हें क्या हुआ है? दिन बदन इतनी कमजोर क्यों हो रही हो? मैं भी अपनी हालत से परेशान थी। दिन बदन कमजोर होती जा रही थी। अब तो मेरे मुंह के अंदर छाले भी पड़ रहे थे और मेरे शरीर पर भी निशान आने शुरू हो गए थे। मेरी हालत को देखकर मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरे माँ बाप भी मेरी हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे कि आखिर उनकी बेटी को क्या बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वह इतनी कमजोर होती जा रही है। पहले तो मेरी माँ मुझे पास के ही एक क्लिनिक पर लेकर गई। डॉक्टर ने मुझे दवाइयां दे दी और कहने लगे शायद एलर्जी वगैरह हो गई है। कुछ दिनों तक मैं वह दवाइयां खाती रही, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ था। धीरे धीरे भूख खत्म होती जा रही थी और शरीर दिन बदन कमजोर होता जा रहा था। शरीर पर छाले भी बनने लगे थे। जब उस डॉक्टर की दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ तो मेरी माँ मुझे एक बड़े अस्पताल लेकर गई, लेकिन उन्होंने भी कोई खास बीमारी का नहीं बताया। यही बोल दिया शायद मुंह की गर्मी की वजह से छाले हो गए हैं और शरीर पर एलर्जी हो गई है। लेकिन मैं कुछ भी खा पी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे अपने गले के अंदर तक छाले महसूस हो रहे थे। उधर मेरे माँ बाप मेरी हालत को देखकर बहुत परेशान थे। मैं हर आए दिन जो लोगों के साथ संबंध बनाती थी, अब मेरा दिल इन कामों से भर चुका था। अब मेरा दिल ही नहीं करता था। ये सब काम करने के लिए बस मैं अपने कमजोर शरीर के साथ बेबस मजबूर थी। अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरे माँ बाप मुझे हर रोज किसी न किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते, तो कभी किसी बाबा के पास लेकर जाते कि शायद मेरी तबीयत में सुधार आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था कि जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाती। और एक दिन तो मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई।
मुझे उल्टियां आनी शुरू हो गईं। मैंने कुछ नहीं खाया था, उसके बावजूद भी मुझे उल्टियां हो रही थीं। मेरा पूरा गला ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्लेड से काट दिया हो। मेरे चेहरे पर जगह जगह निशान आ चुके थे। मेरी माँ मेरी हालत से बहुत परेशान हो रही थी। वह फौरन मुझे अस्पताल लेकर भागी थी। अस्पताल में मौजूद एक डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो वह भी डर गई थी और उसने फौरन ही टेस्ट लिखकर दे दिए। और जब मेरे टेस्ट हुए और रिपोर्ट सामने आई तो हम लोगों के होश उड़ गए थे। मुझे तो अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह डॉक्टर क्या बोल रही है। मेरी माँ ये सब खबर सुनकर जमीन पर गिर गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर यह क्या बोल रही है। मेरी माँ को मेरे गलत कामों के बारे में पता था। उन्हें पता था कि मैं हर रोज नए मर्दों के साथ संबंध बनाती हूँ, लेकिन माँ ने मुझे कभी नहीं रोकने की कोशिश की, बल्कि दबे शब्दों में मुझे समझा दिया था कि फौरन से नहा लेना, खुद को साफ सुथरा रखना, सेफ रखना। लेकिन उस दिन जब वह कालीन बेचने वाला मेरे करीब आया था तो मैं बस ऐसे ही खुद को साफ कर ली थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई थी। जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी, मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी कि मैं एक ऐसी बीमारी में घिर चुकी थी जो लोगों के साथ संबंध बनाने से हो जाती है, अय्याशियां करने की वजह से होती है। यानी कि मुझे एड्स हो चुका था, और यह बीमारी कोई आसान बीमारी नहीं होती। लोग ऐसे लोगों से नफरत करते हैं, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। वो डॉक्टर काफी नफरत और हीन भाव से मुझे देख रही थी। वह समझ चुकी थी मेरे कारनामे क्या थे, जबकि मैं जब से यह बात सुनी तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैं इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। मुझे थोड़ा बहुत इस बीमारी के बारे में मालूम था जब मैं एक सीरियल देख रही थी। उसके बाद मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई थी कि यह बीमारी किन लोगों को होती है, और इस बीमारी के बाद इंसान को किन चीजों का सामना करना पड़ता है, और उस इंसान की जल्दी से जल्दी मौत हो जाती है। उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। तड़प तड़प कर उसकी मौत आती है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलती कर बैठी हूं, जबकि मेरी माँ भी अपना सर पकड़े हुए बैठी थी। कहने लगी, पूजा, मैंने तुझे कितना समझाया था। शुरू में मैंने तुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब मुझे लगा तू नहीं मानेगी तो मैंने तुझे तेरे हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन तुझे यह भी समझा दिया था कि तुझे खुद को सेफ्टी रखना है। लेकिन तूने यह क्या कर दिया? ये क्या कर बैठी तू? अब मैं तेरे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? दुनिया जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगी? हम दोनों ही रो रहे थे। मेरे बाप को जब मेरी माँ ने घर जाकर यह बात बताई तो वह भी हैरान हो गए थे, क्योंकि मेरे पापा का तो इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। बस मेरी माँ ही इन बातों को जानती थी। और आज मुझे अपनी माँ पर भी अफसोस और गुस्सा आ रहा था कि जब उन्हें मेरे बारे में सारी बातें पता थीं तो उन्होंने मुझे इन बात के लिए रोका क्यों नहीं। मेरे पापा ये खबर सुनकर सर पकड़कर बैठ गए थे। वह गुस्से से मेरी माँ पर चीखने चिल्लाने लगे, जब तुम्हें मालूम था तुम्हारी बेटी गलत कामों में पड़ चुकी है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मेरी माँ ने रोते हुए कहा कि यह मेरी बात नहीं मानती थी, तभी मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। मेरे पापा ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें पता था ये तुम्हारी बात नहीं मानती और ये बिगड़ चुकी है तो तुमने इसकी शादी क्यों नहीं कराई? तुम कम से कम मुझे बताती तो सही, मैं इसकी समय पर शादी कर देता। मेरी माँ सर झुकाए सारी बातें सुन रही थी और बर्दाश्त कर रही थी, जबकि मैं एक कोने में बैठी सिसक रही थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी मेरी मौत अब जल्द होने वाली है। और इतनी दर्दनाक मौत का सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरे पापा मेरे करीब आए और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगे, अच्छा हुआ जो तेरे साथ ये हो गया, और भगवान ने चाहा तो तुम कुत्ते की मौत मरोगी। तुम जैसी औलाद से अच्छा है कि मैं बे औलाद होता। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारा गला घोड़ देता। वह मुझे थप्पड़ मारकर जा चुके थे, जबकि मैं अपनी हालत से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब दिन बदन मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैं बहुत कमजोर भी हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मैं बाहर आ जाती तो मेरी हालत को देखते ही लोगों को खबर हो जाती कि मुझे क्या हो गया है। लोग मुझसे नफरत करते, क्योंकि ऐसे लोग नफरत के काबिल ही होते हैं, और इस नफरत में लोग मुझे पत्थर मारते, और मैं इसी लायक ही थी। मुझ जैसी गंदी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा था। अपनी हवस मिटाने की खातिर कालीन बेचने वाले आदमी, पानी देने वाले अंकल, सामान बेचने वाले अंकल और अपने टीचर तक को नहीं छोड़ा था।
और जो आखिर में मेरे साथ हुआ था वह मेरे सामने था, जो मेरी मौत बनकर मेरे लिए आया था। उस कालीन वाले आदमी के साथ संबंध बनाकर अब उसका मैं भुगत रही थी। यकीनन उस आदमी को भी एड्स का मर्ज था, जिसकी वजह से मुझे भी यह बीमारी हो गई थी। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोसती थी कि मैंने उस कालीन बेचने वाले के साथ क्यों वक्त बिताया था। अगर मैं उस कालीन बेचने वाले के साथ यह काम ना करती तो आज मेरी यह हालत ना होती, बल्कि मैं भी सेहतमंद होती। काश मैं ये गलत कामों में ना पड़ी होती तो मैं भी एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझ पर भगवान के कहर टूटने वाला है। अब मैं बहुत कमजोर हो गई थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठकर दूसरे कमरे तक भी नहीं जा पाती थी। मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। बहुत सारे लोग हमारे घर पर आते थे और मेरे बारे में पूछते थे कि पूजा किधर है, वह नजर नहीं आती। जबकि मेरी माँ डरी हुई दरवाजे की तरफ देखते हुए बोल देती कि वह अपनी मौसी के घर चली गई है, इसकी वजह से वह यहाँ दिखाई नहीं देती। जबकि मुझे यह बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती कि मेरी माँ को मैं मेरे बारे में किसी को बताते हुए कितनी शर्म महसूस होती होगी। समय गुजरने के साथ साथ मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया था कि अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर तो मुझे देखते ही दूर चले जाते थे, कहते इस लड़की को अब हमारे पास लेकर मत आया करो, अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है और इसने जो किया है उसी की सजा भुगत रही है। मैंने कई बार रो रो कर भगवान से अपने पापों की माफी मांगी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माफी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं हर वक्त माफी मांगती रहती थी। मेरी माँ ने मेरा बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज था ही नहीं। मेरी माँ के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहा था। अगर मेरी माँ मुझ पर रोक टोक करती, मुझे समझाती, तो आज मैं इस गलत राह पर नहीं चलती। हालांकि गलत काम से मेरी माँ ने शुरू में मुझे समझाया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती अपनी माँ के सर पर थोप रही थी। हम जिस इलाके में रहते थे काफी अमीर इलाका था, और शायद हमारे जैसे अमीर फैमिली में इस तरह के कामों को गलत नहीं समझा जाता होगा। चाहे लड़के हों या लड़कियां, खुद अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं और उनके लिए किसी भी चीज की पाबंदी नहीं होती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज भी मैं बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ, क्योंकि ऐसे इंसानों की मौत जल्द भी नहीं आती। वह लोग जब तक खुद को खत्म नहीं कर लेते और हड्डियां गल नहीं जाती, उन लोगों की आंखें बंद नहीं होती। मैं अब आप सबको यही बोलूंगी कि भगवान के लिए ऐसे गलत कामों में ना पड़े। अपनी मोहब्बत, अपना तन, अपना मन सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन साथी के लिए संभाल कर रखें। इस कहानी को सुनाने का बस यही मकसद है कि जो लोग इन गलत कामों में पड़ चुके हैं, भगवान के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इन गलत कामों में ना पड़े। और अगर आप गलत कामों में पड़ चुके हैं तो अभी आपके पास समय है। अपने कदम पीछे खींच ले और अपने भगवान से माफी मांग ले और आगे से यह काम करने से तौबा कर ले, क्योंकि यह गंदगी का रास्ता है। गंदगी में कदम रखोगे तो गंदगी तुम्हारे शरीर से जरूर लिपट जाएगी, और इस गंदगी के दाग ऐसे होते हैं जो छुटाने से भी नहीं छूटते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।